हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज ग्रुप ए में इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना था श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, और जो भी टीम यहाँ से हारती उसके लिए वापस आना मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर होता। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रीलंका जो जिसको ये मैच जीतना चाहिए था, और जिस जो वो ये इस पिच पर स्पिनिंग ट्रैक पर और स्पिनर के साथ अटैक कर सकती थी, उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस की है। और श्रीलंका टीम ने मतलब ऑलमोस्ट आपने न्यूजीलैंड की 3 विकेटें आपने बिल्कुल नथिंग रन पर आपने जब ले लिया था, वहां से वो मैच को वो कैसे हार गई। इसके बाद श्रीलंकन फैंस को, श्रीलंकन क्राउड को अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि मैच वो कहाँ पर गंवाए और क्या हुआ उनके साथ। तो सबसे पहले तो जब टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके यहाँ पर बैटिंग का फैसला लिया, और जब बैटिंग का फैसला लिया तो कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए। चैपमैन की जगह पे डैरल मिचेल खेलने के लिए आए, जो इंजरी से वापस आ रहे थे, और वो भी एक अच्छा चेंज था, अच्छा मूव था न्यूजीलैंड के तहत। और जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अटैक है वो तो पावरफुल है ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं थी। सिर्फ डैरल मिचेल खेलने आए थे चैपमैन की जगह पर, और वहां से जब श्रीलंका बैटिंग करने उतरी, श्रीलंका ने जब स्टार्ट में महेश थीक्षणा की जो फर्स्ट ओवर थी उसी में चौथी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के जो मुकाबले के जो हीरो थे फिन एलन, उनका विकेट वो क्लीन बोल्ड करते हैं। उनको क्लीन बोल्ड होने के बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ से आगे वो वे फॉरवर्ड कैसे लेकर जाएं, और वो निगेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्पिनर को निगेट किया जाए और फिर पेसर पे अटैक किया जाए। लेकिन श्रीलंकन स्पिनर रुकने वाले कहाँ थे। धनंजय डी सिल्वा आते हैं, दूसरा विकेट जो उनके सबसे बड़े सुपरस्टार हैं डेवन कॉनवे, जो फेलियर बहुत कम देखे हैं उन्होंने, उसको उनका विकेट प्राइस विकेट मिलता है, और वहां से न्यूजीलैंड बिल्कुल भी लड़खड़ाने दिख लग जाती है। उनके कप्तान केन विलियमसन भी उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और अपना विकेट एक लूज शॉट खेलते हुए असीता फर्नांडो को दे बैठते हैं। और यहाँ से न्यूजीलैंड बहुत ही बुरी पोजीशन पर थी, और यहाँ से वो ऑलमोस्ट यहाँ पर श्रीलंका को दबाव डाल देना था, लेकिन दसुन सनाका ने वहां पर ब्लंडर्स किए और अपने स्पिनर को उसी समय उनको अटैक करना था, और उस अपने स्पिनर के साथ उनको क्विक विकेट्स लेने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और श्रीलंका वहां पर अपना जो कंट्रोल था वो खोती चली गई, और फिर एक ग्लेन फिलिप्स और आपके डैरल मिचेल, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप पनप गई, और ये 100 के करीब अपने स्कोर को लेकर चले गए, और 13-14 ओवर में ये 100 तक पहुंच गए। ग्लेन फिलिप्स ने जो इनिंग खेली है आज, हिज मतलब लाइफ टाइम इनिंग थी ये। इस तरह की इनिंग के लिए लोग तरसते हैं कि जब आपकी टीम एकदम लो डाउन एंड आउट हो, वहां पर आप खेले और सुपरस्टार बन करके निकले। बिल्कुल उस माहौल पर ग्लेन फिलिप्स कामयाब हुए। ग्लेन फिलिप्स ने एक और सेंचुरी पहले भी मारी हुई है 2020 में, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी और उतना प्रेशर नहीं होगा उस मैच पे। लेकिन जो ये प्रेशर थे, जो ये हालात थी, माइंड यू न्यूजीलैंड अगर आज का मैच हार जाती ना तो उनके लिए टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगला मैच फिर न्यूजीलैंड का मेरे ख्याल से इंग्लैंड के साथ था, और इंग्लैंड फुल अटैक पे आती, वहां पर वो उनको कोई मौका नहीं मिलता। तो वो फिर जो दो मैचेस में वो 3 पॉइंट पर हैं, वहां पर फिर वो 4 मैचों पे 3 पॉइंट पे रह जाते, क्योंकि श्रीलंका से वो आज हारते और फिर इंग्लैंड उनको कभी हार मतलब इंग्लैंड से वो जीतने में बहुत उनको मुश्किल होती। मतलब मैं तो उसको मान के चल रहा हूँ कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगी। तो वो मैच उनका एक टफ पड़ता, और इसके बाद फिर एक मैच रह जाता, उसको अगर वो जीत भी लेते तो वो 5 पॉइंट पे ही जा पाते। तो न्यूजीलैंड बाहर भी हो सकती थी। मतलब लोग ये सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड बहुत सबसे पहले क्वालिफाई करेगी, न्यूजीलैंड आउट हो सकती थी। तो न्यूजीलैंड का ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वहां पर ग्लेन फिलिप्स ने जो इनिंग खेली है बॉस, वो मतलब मेरे लिए इंटेंट सबसे जरूरी था। और जो प्रेशर में आकर के वो उसने अपने गेम को चेंज किया, और पहले तो एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचने की कोशिश की 100, 120, 110 के बाद। उसके बाद लास्ट के जो 3 ओवर पे वहां पर हिटिंग चालू किया उन्होंने, और लास्ट के 3 ओवर में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50 रन के आसपास उन लोगों ने बनाया। और वहां से गेम पूरा का पूरा मोमेंटम जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ न्यूजीलैंड के ऊपर। लास्ट में 2-3 विकेट्स भी गिरे, लेकिन वो मैटर नहीं करते हैं, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने अपनी टीम को तब तक के लिए सिचुएशन से बिल्कुल आउट कर दिया था। और लास्ट में जो पिटाई हुई है, थिक्शना हो गए, चाहे लहिरू कुमारा के हो गए, चाहे अशिता फर्नांडो के हो गए, इन सबकी मार पड़ी है। और उस मार पड़ने के बाद जब
श्रीलंका टीम चेस करने के लिए उतरती है, बैटिंग करने के लिए आती है। कैचेस भी श्रीलंका ने बहुत ड्रॉप किया, स्पेशली प्रथम निशांका ने बेबी सीटर डॉली कैच था उसको उन्होंने छोड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे। श्रीलंका के लिए जीतने के लिए सबसे बड़ा मंत्र यही था, इसी पिच पर वो किसी को भी हरा सकते थे, क्योंकि ये उनके मतलब की पिच थी। यहां पर बॉल स्पिन हो रहा है, बॉल ग्रिप हो रहा है और टेनिस बॉल जैसा बाउंस भी था इस पिच पे। आप स्पेशली जब असीता फर्नांडो की जब आप 17th या 18th ओवर जब वो फेंकने आए थे, जहां पर ग्लेन फिलिप्स स्ट्रगल कर रहे थे, उनके स्लोअर बॉल्स को पिक नहीं कर पा रहे थे, स्लोअर बॉल पिक फेंकते थे और हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस लेकर के वो मिस हो जा रहे थे, तो ये उनके मतलब की विकेट थी। वहां पर आप कैसे ये हार गए और कैसे ये क्या हुआ उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सऊदी एंड बोल्ट तो लग रहा है कि दोनों अपने लाइफ फॉर्म पे एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ फॉर्म पर है। सऊदी ने पूरी सीरीज में तहलका मचा रखा है। जो पहला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए थे, एक ही ओवर में 2 विकेट लिया था वार्नर समेत, तो सऊदी ने उसको कैरी ऑन किया और आज भी जो पहला विकेट है वो सऊदी ने ही लिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने एक करके मतलब 20-25 रन पर श्रीलंका के 5 विकेट आउट हो गए थे। वहां से श्रीलंका को ऊपर आना बहुत मुश्किल था। हर बार ये नहीं होता है कि हाँ आपके वनिंडू हसरंगा और भानुका राजपक्षे मिलकर के 100 रन की पार्टनरशिप ले जाएं और ये हो जाए, मैच को आप मोमेंटम चेंज कर दे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो कट लूज करेगी और बिल्कुल भी प्रेशर पूरा बना के रखा। सेंटनर हो, चाहे इस सोडी हो, चाहे उनके फर्गुसन हो, बोल्ट हो, सऊदी हो, इनफैक्ट उनके पास छठा ऑप्शन भी है, 7वां ऑप्शन भी था। डैरल मिचेल भी बॉलिंग कर सकते हैं और जेम्स निशम भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज नहीं किया उन लोगों ने। सिर्फ अपने प्रॉपर 5 बॉलिंग पे गए और उन्होंने काम लगा दिया। श्रीलंका एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट ये 100 रन से ये मैच हारेगी, लेकिन फिर लास्ट में गिरते पड़ते वो 100 रन का आंकड़ा पहुंचे और 102-103 पर वो बिल्कुल ऑल आउट हो गए। न्यूजीलैंड को यहाँ पे बहुत बड़ी जीत मिली और जो उनका रन रेट ऑलरेडी पॉजिटिव में था, +4 पॉइंट समथिंग पे था, अब वो थोड़ा सा घट करके 3.69 आ गया। बट 3 मैचेस खेलने के बाद भी अगर आपका नेट रन रेट 3+ हो तो वो अमेजिंग माना जाता है। आप इससे मुकाबला कर सकते हैं कि 3 के छोड़िए 2 का भी रन रेट किसी के पास नहीं है आज के डेट में, इतने मैचेस होने के बाद। लेकिन न्यूजीलैंड उसको कैरी कर रही है, उसको एंजॉय कर रही है और अब न्यूजीलैंड का जो पहुंचने का चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के पास 2 मैचेस हैं। एक उसमें से इंग्लैंड के साथ खेलेगी वो, और एक और मेरे ख्याल से आयरलैंड के साथ होगा उनका मैच। आयरलैंड के साथ खेलेंगे वो, तो वो दोनों मैच आयरलैंड के साथ वो आराम से जीत जाएंगे, तो 5+2 7 होगा। अगर वो इंग्लैंड से हार भी जाते हैं तब भी उनके पास 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स में उनका काम हो जाएगा विद दैट नेट रन रेट। यहाँ पे नेट रन रेट का काम बहुत आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आपके 2 या 3 पॉइंट्स पर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 2 मैचेस है और दोनों मैचेस उनके लोअर रैंक के साथ है, मतलब अफगानिस्तान और आयरलैंड। अगर वो दोनों मैच जीत भी जाते हैं तो 7 पॉइंट होंगे उनके। 7 पॉइंट पे उनके अगर नेट रन रेट अगर पॉजिटिव में भी आता है, अगर वो अच्छा बैटिंग भी करते हैं तब भी वो 1+ के आसपास होंगे। तो वहां पर ये चीजें आएंगी 7 पॉइंट पर। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के पास आज के डेट में 2 मैचेस हैं, और इंग्लैंड को पहले तो न्यूजीलैंड को हराना होगा, फिर उनको श्रीलंका को हराना होगा। तो ये न्यूजीलैंड को अगर ये दोनों मैचेस इंग्लैंड अगर ये दोनों मैचेस जीत जाती है तो इंग्लैंड का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से काफी ऊपर रखना पड़ेगा ताकि वो क्वालिफाई कर सके। तो बहुत ही टफ सिचुएशन यहाँ पे बन रही है ग्रुप 1 में, और मेरे ख्याल से जो 2 टीमें पहुंचनी होंगी वो आपकी इंग्लैंड और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड पहुंचेगी यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड के पास पूरी की पूरी पोटेंशियल है, पूरी की पूरी पावर हिटिंग है, बट समहाउ दे आर नॉट प्लेइंग विद देयर पोटेंशियल। स्पेशली जो उनके टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। चाहे वो अगर बटलर खेल जाते हैं तो फिर बात अलग है, बटलर अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर कोई भी नहीं चलता है, नीदर एलेक्स हेल्स नॉर मलान नॉर आपका स्टोक्स, ये तीनों आपके फ्लॉप होते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा प्रेशर लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली और उसके बाद सैम करन आते हैं, क्रिस वोक्स आते हैं, इनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता है, जहां पर वो कभी परफॉर्म कर देते हैं या फिर कभी कभी कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये चीजें उनके फेवर में जाती है न्यूजीलैंड के, कि इंग्लैंड ऑल्दो सारे के सारे आपके पास पावर हिटर्स है, लेकिन फॉर्म उनके पास वो नहीं लगी हुई है। अगर फॉर्म लगी होती इस इंग्लैंड की टीम के पास तो बहुत ही जबरदस्त अटैक होता है इनका। बॉलिंग में भी ये पूरे हैं, बॉलिंग में इनके पास 7 ऑप्शन है यार, मतलब सैम करन,
उसके बाद आपके पास मार्क वुड है, क्रिस वोक्स हैं, बेन स्टोक्स हैं, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर आपके पास हैं, मोइन अली हो गए, लियम लिविंगस्टोन हो गए, आदिल रशीद हो गए। तो ये 7 बॉलर के साथ उतरती है। इसमें से अगर 2 भी पिट गए तब भी 5 बॉलर इनके पास पूरे के पूरे होते हैं। मार्क वुड को निगेट करना, मार्क वुड को मारना, इस सीरीज में मैंने बस आयरलैंड को देखा है उस तरीके से उनको काउंटर अटैक करते हुए मार्क वुड को। बाकी अभी तक मैंने किसी को भी नहीं देखा कि मार्क वुड के आसपास भी वो फटक रहे हों। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। ये चीजें आपको इस ग्रुप में आपको जो भी इस ग्रुप से बाहर निकलेगा ना, वो बहुत अपने आप को ये सोचेगा कि मैं बहुत ऊपर हूं बाकी टीमों से, क्योंकि इस ग्रुप में सभी लोग का मतलब फंसे हुए हैं, किसी का भी कोई क्लियर रास्ता नहीं है कि ये पहुंचेगा वो पहुंचेगा। बट न्यूजीलैंड ने एक पैडल अपने पैर पे रख दिया है कि हम एक स्टेप ऊपर ले रहे हैं, बाकी टीमें एक स्टेप अभी नीचे है। बस क्लियर कट बात अभी यहां पर यही होगी। न्यूजीलैंड ने एक स्टेप जो है अपने पैडल पे रख दिया है। तो ये आज का मैच का हालचाल था। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ स्पेशली श्रीलंका से कि मतलब यार ये पिच आप यहाँ पर जीतना था यार आपको। मतलब ये श्रीलंका अगर टॉस से पहले ये बोला जाता ना कि न्यूजीलैंड 160 रन मारेगी और आपको 160 रन बनाने हैं 20 ओवर में, तो आप क्या लोगे इसको आप बिना मैच खेले? तो वो हाँ ही बोलते। 160 रन श्रीलंका की जो बैटिंग अटैक है उस पर बनाए जा सकते थे। स्पेशली कुशाल मेंडिस है, पथुम निशांका है, असलांका है, उसके बाद धनंजय डिसिल्वा है, उसके बाद आपके पास सनाका है, भानुका राजपक्षे हैं। ये सारे बैटिंग ऑर्डर आपके पास हैं यार जो 150-160 रन मार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने ये करके दिखाया हुआ है यार 157 रन का। और यहां पर आपको फर्स्ट ओवर से ही अटैक नहीं करना है यार। ये ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है यहां पर आप 2-3 ओवर रुकिए। 2-3 ओवर रुकेंगे तो उनके जो प्राइम बॉलर हैं वो हटेंगे, उसके बाद आपको हिट करने का अच्छा मौका मिलेगा यार। लेकिन पता नहीं उनको क्या रस थी, क्या जल्दबाजी थी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आउट ही होते चले गए। ट्रेंट बोल्ट नो डाउट ही इज ए गुड बॉलर, बट स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट को आप अगर हिट कर दिए तो फिर वो ट्रेंट बोल्ट नहीं रहता है। सऊदी के साथ भी वैसा ही है। सऊदी को स्टार्टिंग में स्विंग मिल रहा होता है, उसके बाद अगर सऊदी को आपने 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री कड़कदार मार दी तो वो उसका स्विंग एंड स्ट्रीम सब गायब हो जाता है। मैंने ये हर बार देखा, जब भी वर्ल्ड कप शुरुआत होती है या फिर कोई मेगा इवेंट शुरुआत होती है, सऊदी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे होते हैं, अचानक से उसके 1 ओवर में पिटाई हो जाती है, सारा लाइन लेंथ खत्म हो जाता है सऊदी का। क्योंकि सऊदी के पास यॉर्कर भी नहीं है, सऊदी के पास सिर्फ है तो स्विंग है और लैटरल मूवमेंट है कि वो बॉल को हिलाता है ऑफ कटर और इन कटर के थ्रू। तो ये सऊदी की स्पेशलिटी। अगर उसको बाउंड्री पड़ जाती है ना तो फिर उसका बॉल मूवमेंट करना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको न्यूजीलैंड के बारे में पता होनी चाहिए कि बॉस ये 2 बॉलर को आपने निकाल दिया, उसके बाद सऊदी, सेंटनर और आपके फर्गुसन ये लोग तो आराम से आपको 7-7, 8-8 रन का स्पेल आराम से देकर के जाएंगे यार। इनको कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं, कुछ मारने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीलंकन टीम को जो उनके जो कोच है, मैनेजमेंट स्टाफ है, क्रिस सिल्वरवुड, उन्होंने क्या हिदायत दी, क्या उनको उन्होंने राय मशवरा दी, वो देखने वाली बात होगी कि ऐसा क्यों खेली, ऐसे बुरा क्यों खेल रही है श्रीलंका। हो सकता है कंडीशन के साथ एक्लिमेटाइज नहीं हुए होंगे, या फिर हो सकता है वो ये सोच रहे होंगे कि ये न्यूजीलैंड यहाँ पे 120-130 रन बनाना उनका मुश्किल हो रहा था, 160-165 तक पहुंच गए, तो वो थोड़ा हाराकिरी क्रिएट हो जाता है कि इतने रन कैसे बना दिए और हमारे खिलाफ ये खिलाफ वो खिलाफ। कितना अच्छा बॉलिंग कर रहे थे यार हसरंगा और थिक्शना। मतलब ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों को संभल नहीं रहे थे ये दोनों स्पिनर्स। कितनी बार तो मैंने देखा कि मतलब बैट लग जाता था, वरना वो तो प्लम एलबी होते एकदम। वो विकेट से एकदम सट करके बैटिंग कर रहे थे, अपने फ्रंट फुट के बजाय बैक फुट पे खेल रहे थे। बैक फुट पे जो प्लेयर खेलता है ना, अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ एलबीडब्ल्यू होने का चांस पूरा का पूरा रहता है। तो इसीलिए स्पिनर को आपको खेलना है तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप फ्रंट फुट पे खेलिए। फ्रंट फुट पे आप खेलोगे और उनको आप चढ़ कर खेलोगे ना। जैसे इस मामले में गौतम गंभीर बहुत आगे होते थे। गौतम गंभीर क्या करते थे, वो स्टेप डाउन द ट्रैक होते थे, 2-3 स्टेप आगे लिए और आराम से वहीं पे उनको बाउंड्री और ये सब मारने का भी कोशिश नहीं करते थे। वो सिंगल डबल खेलते थे और आराम से वहां पर मैच निकाल लेते थे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी।
तो उसके बाद कल का जो इम्पोर्टेंट मैच है, कल 3 मैचेस होने हैं और तीनों के तीनों बहुत ही धमाकेदार मैच है। बांग्लादेश का मुकाबला होगा जिम्बाब्वे से, उसके बाद सेकंड मैच है पाकिस्तान का मुकाबला होगा आपका, पाकिस्तान खेलेगी नीदरलैंड के साथ, और तीसरा मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये दोनों जो मैच है लास्ट के जो मैंने नाम बताया, पाकिस्तान और नीदरलैंड का और इंडिया साउथ अफ्रीका की, ये पर्थ पे होना है। पर्थ एक बार फिर से टेस्ट करेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान यहाँ पर कैसा लेकर चलता है, कैसा नहीं करता है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है आपको, आप अपना गेम खेलिए। वर्ल्ड क्रिकेट क्या नॉइस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खिला खेल करके देखिए यार, एक बार आप पॉजिटिव खेल करके देखेंगे, बहुत कुछ आपका घटना घटेगा। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखा है यार कि मतलब ग्राहम स्मिथ कभी भी हिटिंग बैट्समैन नहीं कहलाता था। हमेशा वो टेस्ट मैच का ज्यादा अच्छा प्लेयर है, वनडे का ज्यादा अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब वो हिटिंग करने आता था ग्राहम स्मिथ प्रॉपर शॉट्स लगाता था, प्रॉपर चीजें करता था, और मतलब बॉलर्स डरते थे उससे। ग्राहम स्मिथ से सीखो। इतने इतने जैक कालिस को देखो यार, कभी भी क्या उसने देखा स्लॉक करते हुए। और पाकिस्तान को कुछ चेंजेस करने होंगे मेरे ख्याल से। फकर जमान अगर फिट है तो उनको टीम में वापस लाना होगा। हैदर अली को आप बिठाइए प्लीज, उनको सिखाइए। हैदर अली अगर खेलता है तो उसको नंबर 1 नंबर 2 पे पोजीशन पे दीजिए, वरना फकर जमान को आप टीम में लेकर आइए। 4 बॉलिंग ऑप्शन रखिए पेसर के, 2 आप रखिए स्पिनर्स के, और इनको बॉलिंग बैटिंग कराइए। लास्ट मैच बहुत डिसअपॉइंटेड था यार कि नवाज को उन्होंने बॉलिंग भी नहीं कराया लास्ट मैच में जिम्बाब्वे के साथ। मतलब उनको इस लेवल पे उससे परेशानी थी, या इस लेवल पे उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि नवाज को यहाँ पे बॉलिंग करवाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी, आपको करनी पड़ेंगी। कल पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि पहले तो वो अपने मैच जीते, दूसरा बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हराए, और तीसरा इंडिया साउथ अफ्रीका को हराए। अगर ये तीनों चीजें कल होती हैं तो फिर पाकिस्तान का ऊपर जाना थोड़ा सा चांस बनेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो डू एंड डाई इनकाउंटर हो सकता है कि वहाँ पे पाकिस्तान अगर उनको हरा देता है तो फिर पाकिस्तान गो थ्रू हो सकता है अभी भी। तो आप पॉजिटिव होकर खेलें, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने गेम पे फोकस करिए कि हमको पॉजिटिव खेलना है, नेट रन रेट अपना बढ़ाना है, और हमको अगर कल नीदरलैंड जितने रन भी बनाए मुझे 10 से 12 ओवर में खत्म कर देना है, चाहे जो हो। कल अपने आप को लॉन्च करिए एक पावर हिटर बैट्समैन या पावर हिटर प्लेयर के रूप में। जो भी बैटिंग करे कल, डर पोक वाली इंटेंट, डर वाली खेल वाली इंटेंट ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके डर खेल में आ जाता है ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। मैंने 90s में इंडियन टीम को डरते हुए देखा यार, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए, पूरी की पूरी टीम ढह जाती थी। ये सारी चीजें थोड़ी बहुत खत्म हुई जब गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, ये सब बैट्समैन जब आना चालू हुए। लेकिन ये लोग खेलते थे, लेकिन ये होता था कि ये जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे, एक रिस्क रहता था। फिर बीच में प्लेयर्स आए, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, डर बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद जब धोनी कैप्टन बने ना तो वो पूरा का पूरा भैया मतलब इतना प्रेशर डाल देते थे बैट्समैन के ऊपर या फिर बॉलर्स के ऊपर कि धोनी अगर खड़ा है तो मैच इंडिया जीत हार नहीं सकती। युवराज सिंह खड़ा है तो आप मैच हार नहीं सकते। जब नंबर 7 पे धोनी जैसा बैट्समैन आ रहा है, मतलब खुद देखो ना यार, धोनी नंबर 2-3 अगर उसको हीरो बनना होता तो खुद अपने आप को 2-3 पे खिलवाता, लेकिन वो चुपचाप से बाकी लोगों को प्रमोट किया और अपना कैप्टनसी रोल लिया। उसको ये चीज समझ में आ गया था कि मेरा कैप्टन का जो गोल होता है वो होता है मैच जिताना, सीरीज जिताना, कंपटीशन मैच मतलब अपनी टीम को बैकबोन बनना। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता है टूर्नामेंट से कल बाहर हो जाएगी। और कल जो नीदरलैंड के कोच है उन्होंने भी एक वार्निंग साइन दिया है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान को हराने के लिए देखेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे। क्योंकि नीदरलैंड की जो टीम है अभी हाल ही में पाकिस्तान नीदरलैंड के लिए ट्रैवल की थी, और वहाँ पे एक मैच ऑलमोस्ट फंसा दिया था नीदरलैंड ने। वो तो नसीम शाह ने उस मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी, 4-5 विकेट निकाल दिए तो वो मैच पाकिस्तान जीत पाया। वो भी रिकॉर्ड्स पर मेरे आर्काइव पे वो वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन वो समय चला गया। आपको यहाँ पर अच्छा खेलना है, सामने कोई भी हो ये आपको नहीं देखना है। आप अपना गेम खेलिए, शो द वर्ल्ड व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन डू। दिस इज द मूल मंत्र पाकिस्तान कैन टेक अवे। आज हारिस रऊफ का भी प्रेजेंटेशन था आफ्टर 2 डेज की बोर्ड में, मतलब प्लेयर्स के क्या हाल चाल हैं या फिर
ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है। तो उसने आके साफ सुथरी यही बात बोली कि हम लोगों ने खराब क्रिकेट खेली और हम हारे, बट ये होता रहता है। और सिर्फ 2 मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते यार कि वो टीम बुरी है, ये है वो है। ठीक है यार, यही टीम आपको न्यूजीलैंड में टूर्नामेंट सीरीज जिता करके दी थी, सीरीज जिताया था इन्होंने न्यूजीलैंड में। यही टीम आपको एशिया कप के फाइनल पे गई थी, यही टीम आपके वर्ल्ड कप पे T20 पे सेमीफाइनल खेला था। तो ये 2 मैचेस इन्होंने खराब खेले, ठीक है, एक्सेप्ट करिए इसको, आगे बढ़िए, आगे काम को रास्ता तय करना है। अभी बहुत एज पड़ी हुई है बहुत एज पड़ी हुई है यार। संगकारा जयवर्धना ने लास्ट कैरियर के लास्ट में आकर के T20 फाइनल जीता था यार उन्होंने, 2012 या 2014 में, मेरे ख्याल से 2014 में। तो ये आप चीज देखिए, वरना संगकारा महिला जयवर्धने के पास कोई भी ग्लोरी नहीं है यार। तो अभी आपके पास एज पड़ी हुई है, लेकिन आप जल्द से जल्द क्विक सीखें। बाबर आजम कैप्टनसी अगर उनसे नहीं हो रही है, क्योंकि कैप्टनसी की वजह से हो सकता है उनके बैटिंग पे भी प्रभाव आ रहा है, वो बैटिंग में ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मैं आउट हो गया तो नीचे कोई नहीं है, मैं आउट हो गया तो नीचे कोई नहीं है। तो वो या बाबर आजम या रिजवान, इनमें से आपको एक को डिमोट करिए, एक नीचे आएगा, और एक प्रॉपर ओपनर को आप लेकर, फखर जमान को आप ओपनिंग कराइए, और रिजवान हो गया या बाबर हो गया, इनको 4 या 5 पे खिलवाइए। एक बार खिला कर देखिए क्या होता है, क्या सीन बनता है, क्या सिनारियो बनता है। क्योंकि आप इसी तरीके से प्लेयर को तैयार करोगे, वरना प्लेयर कभी तैयार नहीं होगा आपके पास। कभी ये आ गया, कभी कभी सदाब आ गया, कभी नवाज आ गया, कभी इफ्तिकार आ गया, कभी खुशदिल सा आ गया, कभी ये नीचे मोहम्मद हारिस आ गया। इस तरीके से नहीं होगा। आपको प्रॉपर मैच, जैसे इंडिया से आप सीखिए ये चीज। इंडिया ने वर्ल्ड कप की जब अपने ये प्रिपरेशन कर रही थी, दिनेश कार्तिक और पंत दोनों को ही मौका मिल रहा था, दोनों को ही चांसेस दिया जा रहा था कि आप खेलिए। उसके बाद उन्होंने बॉलर्स को भी चांस दिया, हर्षल पटेल हो गए, अर्शदीप हो गए, और आपके भुवनेश्वर हो गए। सामी तो डायरेक्ट ही ना हुआ, क्योंकि सामी जगह लेते, सामी तो थे भी नहीं प्लान्स में, वो तो आपके जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो उनको उनकी जगह पर आए। इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया जसप्रीत बुमराह के बिना खेल ही नहीं है, वो रोना कभी नहीं रोया यार। इंग्लैंड को हम लोगों ने इंग्लैंड में हराया था, थर्ड मैच जहां पर क्रूशल मोमेंट था, जहां पे ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई थी, हार्दिक पांड्या ने हाफ सेंचुरी बनाया था। वो वीडियो भी मैंने किया था कि ऋषभ पंत 2.0 एंड हार्दिक पांड्या 2.0 वर्जन। तो वहां पर जसप्रीत बुमराह नहीं थे उस मैच में अवेलेबल, आपके जो बॉलर्स थे उसी के साथ आप खेले। जसप्रीत बुमराह उसके बाद लास्ट 2-3 महीने से टीम के साथ नहीं, एशिया कप में भी टीम में के साथ में नहीं थे वो। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि जसप्रीत बुमराह है कि नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। बैकअप उसका तैयार था, बैकअप उसका हम लोगों ने लेकर आए, नहीं चला, बाहर किया। सामी को एक्सपीरियंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, तो सामी को हम लोगों ने ड्राफ्ट इन किया, और सामी को हम लोगों ने स्ट्रेट अवे मैच खिलाया। अब फिर भी हमारी बॉलिंग कमजोर है, बट जब आप एक एज ए यूनिट खेलते हो, एज ए यूनिट आप परफॉर्म करते हो, सारी चीजें छुप जाती हैं। यही इंडियन टीम को हम लोग कितना डेथ बॉलिंग कंसर्न है, डेथ बॉलिंग कंसर्न है, डेथ बॉलिंग कंसर्न है, ये बोल रहे थे। क्योंकि एशिया के पिचेस पे आपको लास्ट ओवर में 2-3 ओवर में मार पड़ती ही पड़ती है यार। कौन बॉलर है जो नहीं पिटता यार? यहाँ तो मिचेल स्टार्क, कमिंस, स्टार्क्स, हेजलवुड सब पिट रहे हैं यार। कौन नहीं पिट रहा है इस जगह पे, बताओ मेरे को। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है यार। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऊपर आओगे और तभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। आप जो पीछे चला गया उसको आप छोड़ दीजिए। भुवनेश्वर कुमार याद करता रहेगा कि मेरे को 19वें ओवर में पड़ी थी, अर्शदीप याद करता रहेगा कि मैंने कैच छोड़ा था एशिया कप में। उससे कुछ नहीं होगा। आपने जो करते आए हो, जो आप खेलते आए हो, वो आप करिए, और स्ट्रेट आप टीम में अपने भूमिका ढूंढने की कोशिश करिए कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, और मेरे को अपने रोल के तहत खेलना है। क्लियर कट होना चाहिए। जिसका जिसका गोल क्लियर होता है ना, उसको अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं यही बोलता हूँ। मैं इसीलिए पंत को प्रिफर नहीं कर रहा हूँ इस टीम में, क्योंकि पंत का गोल ही क्लियर नहीं है कि उसको करवाना क्या है उससे। दिनेश कार्तिक का रोल एकदम क्लियर डिफाइंड है कि हमको 7 नंबर पे बैटिंग कराना है, और हम फिनिशर का रोल देख रहे हैं आपके साथ। और आपको बैटिंग करने की जरूरत नहीं है कि हम 10 ओवर में 100 रन हो गए हैं और 1 विकेट गिर गया तो हम दिनेश कार्तिक को भेज देते हैं। वो सब काम करने के लिए सूर्या है, हार्दिक है। तो यहां पर रोल्स अगर डिफाइंड है, बहुत अच्छा होता है। नवाज को आपको रोल डिफाइंड कर दीजिए कि बॉस आप 4 पे खेल रहे हो तो खेल रहे हो। जितनी भी ग्रेट टीम है यार, आप किसी भी ग्रेट टीम को उठा के देख लीजिए, सभी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होता है।
एंड्रू साइमन 2003 के वर्ल्ड कप में जब खेलने आए थे तो उसको एज ए पिंच हिटर रखा गया था, और जब वो पाकिस्तान के साथ खेलने भी गया ना, और जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के 3-4 विकेट गिर गए थे, तब भी उसने उसी तरीके की इनिंग खेली। वो अगर ठुक 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 करके खेलता तो ऑस्ट्रेलिया 210-220 रन बनाती, कोई दबाव नहीं आ पाता। लेकिन वो अपने नेचुरल गेम पर गया, 330-340 रन के पास ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, पाकिस्तान वहीं पे लेट गया। तो इस तरीके का इंपैक्ट आपको लाना पड़ेगा, जो रोल दिया है उसी रोल पे खेलिए। सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए यार, 2 विकेट गिर जाए, 3 विकेट गिर जाए, वो अपना गेम खेलेगा, क्योंकि उसको रोल दिया गया है। आपको कुछ नहीं देखना है बॉस कि आप सामने विकेट गिरी है कि नहीं गिरी है, आप अपना गेम खेलो। इसी तरीके का रोल हार्दिक ऋषभ पंत को दिया गया हुआ था टेस्ट मैच में कि कुछ भी विकेट गिरे, कुछ भी हो, आप अपना नेचुरल गेम खेलो बॉस। आपका 6वां विकेट गिर भी जाएगा तब भी हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी विल मैनेज। तो ये यहां पर पाकिस्तान को अपना इंटेंट दिखाना है और पॉजिटिव के साथ उतरिए, पॉजिटिव मैच खेलिए, उसके बाद बाकी रेस्ट आप छोड़ दीजिए। तो बहरहाल कुछ देर के बाद हम कल मॉर्निंग में एक वीडियो मैं अपना और बनाऊंगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ऊपर, किसने क्या बोला, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे। मॉर्निंग पे मेरी वीडियो आएगी 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। इजाज़त दीजिए।